pattern of lectures is concerned, as far as my mind was concerned, there are certain things which are prone to cramming. मतलब जिनको सिर्फ आपने रट्टा लगाना, समझना है और साथ रट्टा लगाना। और वो कौन सी चीज़ें हैं? पेयर ऑफ वर्ड्स हैं और फीलिंग्स, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन द वेल फॉर्म्ड इन द बुक। और जिस लेवल के इडियम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स आ रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए। वो ये जो जनरल बुक्स हैं, जिसे हम कह सकते हैं जो इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन के लिए बुक्स हैं, उसमें जो इडियम्स या पेयर ऑफ वर्ड्स हमें मिलते हैं वो एक नॉर्मल या एवरेज डिफिकल्टी लेवल। तो इसके लिए मैंने आपको एक बुक रेफर की थी, उसका नाम है एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। और अभी तक जो भी क्लास में हमने इडियम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स डिस्कस किए थे वो उसी बुक से, उसी तरतीब से मैंने लिए थे, कोई एक भी उसमें नहीं छोड़ा था। लेकिन मैटर जो यहाँ पे सीरियस हो रहा है वो ये है कि हमारे पास डेज कम है और इंग्लिश के लेक्चर्स डेली बेसिस पे तो है नहीं, सिर्फ 3 लेक्चर्स हैं, तो हमारे पास टाइम शॉर्ट है। अगर हम लेक्चर के टाइम में भी वो इडियम 15 से 20 मिनट जो उस पर कंज्यूम हो जाते हैं, तो टाइम हमारे लिए जो प्रैक्टिकल वर्क है जिसमें हमने पंक्चुएशन सीखनी है, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने हैं, या प्रेसी के रूल सीखने हैं, या हमने वो मेथोडोलॉजी ऐसे को बिल्ड करने की, अभी सिर्फ वो काइंड ऑफ ऐसे हमने पढ़े थे, फिर दोबारा ग्रामर की तरफ मूव करना पड़ा, तो वो टाइम हमारे पास कम रह जाता है, ठीक है। तो मैं जो फर्दर ये प्लान कर रहा हूँ कि आपका वंस अ वीक एक मीडियम और एक पेयर ऑफ वर्ड्स का टेस्ट रखा जाए, और एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश ही हमारा टारगेट होगी। और वंस अ वीक पेयर ऑफ वर्ड्स, अगर आप मुझे बता दें कितने आप एक अपने टाइम को मैनेज करते हुए तैयार कर सकते हैं। इन माई माइंड देयर इज द थिंग लाइक एक वीक के अंदर आपके 50 इडियम्स का टेस्ट हो जाए और 50 पेयर ऑफ वर्ड्स का टेस्ट हो जाए। लेकिन वो इसी तरह ही है कि आपकी जो एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश उसी बुक से ये टेस्ट है। मतलब आप सबके लिए सिलेबस एक हो, आपको ये पूछना ना पड़ेगा कहाँ से आना है, कहाँ से आना है, ठीक है। तो आप ये ज़हन में रखने का 50 की जो तादाद है, नंबर है, ये ठीक है, इसको बढ़ाना है, बढ़ा तो सकते हैं, मेरे कम नहीं करना चाहिए, 50 एक रीजनेबल है। सो व्हाट डू यू थिंक, 50 इज इनफ और ठीक है? तो जी 50 नहीं, मैंने बताने की जरूरत नहीं है, ना ही चूज करने हैं। फर्स्ट 50 idioms इन द बुक एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, फर्स्ट 50 idioms विल बी देयर इन द टेस्ट फॉर द नेक्स्ट वीक। समझ आ गई है? कोई चूज नहीं करने। और ये अब छोटे स्कूल फीडिंग ना करें, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स नहीं हैं आप। वो वर्ड्स लिखे हुए हैं, सेंटेंस लिखा हुआ है, डिटेल लिखी हुई है, मीनिंग लिखे हुए हैं। थोड़ा सा अपने ऊपर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें ताकि आपकी रीडिंग हैबिट भी डेवलप होगी। ये बात क्लियर हो गई है? तो आप अब ज़हन में रखें कि फर्स्ट 50 इडियम्स जो हैं और फर्स्ट 50 पेयर ऑफ वर्ड्स सेट वो होगा, बाज़ में पेयर हैं, बाज़ में 3 वर्ड्स हैं, ठीक है। तो वो आपका नेक्स्ट वीक में टेस्ट होगा, और सेम डे नहीं होगा, एक दिन पेयर ऑफ वर्ड्स रख लेंगे और एक दिन इडियम्स रख लेंगे ताकि आपको गैप मिल जाए और प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल जाए। ये बात क्लियर हो गई है? राइट। पेयर ऑफ वर्ड्स भी 50 इडियम्स भी 50 से मुराद पेयर ऑफ वर्ड्स 50 वर्ड्स नहीं है, 50 पेयर्स या सेट है, ठीक हो गया। वो 100 वर्ड्स कर रहे हैं बेटा। अब ये देखिए ना, स्टार्ट करें 50 से, तो आप अपनी कैपेसिटी भी चेक कर लेंगे। टेस्ट तो सारी बात है 10 मिनट को होना है, बाकी तो फिर लेक्चर ही होना है ना। आपने 10 सेंटेंस लिखने होते हैं तो 5 से 7 मिनट में आप लिख सकते हैं। ये नहीं है कि पूरी क्लास ही टेस्ट पे बेस करेगी। आपका ये फर्स्ट टेस्ट होगा, इसमें 50 की ट्राई करें, आपने कैपेसिटी ज्यादा होगी तो आप मुझे बता दें। Right. Yesterday we left at this point, and I told you first of all we need to talk about all the helping verbs which are present in English and what is their usage. There are two types of helping verbs. One type
is called primary helping verbs and second type is called modal helping verbs. इनके मॉडल का नाम मैं पहले भी यूज कर चुका हूँ, प्राइमरी का नाम फर्स्ट टाइम आपके सामने यूज कर रहा हूँ. प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स वो हेल्पिंग वर्ब्स होंगे, दे विल बी यूज्ड फॉर both the functions. They can become main verb and they can also become helping verb. When they will be main verb, they will have their message. जैसे ये कल की ही कुछ बातें हैं, और जब वो हेल्पिंग वर्ब का रोल अदा करेंगे, there will be no message. जबकि मॉडर्न हेल्पिंग वर्ब्स हमेशा हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही रहते हैं, कभी भी मेन वर्ब नहीं बनते. They will not be used as main verb. जब भी यूज होंगे किसी दूसरे मेन वर्ब के साथ ही इस्तेमाल होंगे, अकेले ये नहीं आ सकते. लेकिन जब ये मेन वर्ब बनेंगे तो ये अकेले होंगे या इनके बाद कोई दूसरा वर्ब नहीं होगा. ठीक है. अब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स में जो कल चीजें बताई थी, एक है हैव फॉर्म. हैव जब मेन वर्ब बनेगा तो इसका मतलब तो होगा प्रोसेस, और जब ये हेल्पिंग वर्ब बनेगा तो फिर मीनिंग ये नहीं रहेगा. और इसके बाद अगर हमने कोई वर्ब यूज करना है तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म. अब ये सारी फैमिली के लिए अप्लाई होगा. जैसे हम कहते हैं हैव और हैज, ये समझ लें ये एस वाली फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट फॉर्म है. जो रूप जो सलूक या जो ट्रीटमेंट हम राइट और राइट्स के साथ करते हुए कह रहे थे कि ही शी एक सिंगुलर नेम के साथ हमने हैज यूज करना है, और आई वी यू दे और प्लूरल के साथ हमने हैव यूज करना है. तो ये मिस्टेक्स हो रही थी आपके एसेस में भी जो मैंने मार्क की है, तो ये इस बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये एस वाली फॉर्म समझे. ये बेसिकली हैव की एस वाली फॉर्म है, और एस वाली फॉर्म किसके साथ यूज होती है? ही, शी, इट और सिंगुलर नेम. सब्जेक्ट अगर आपका ये बनेगा, वेल इसकी सेकंड फॉर्म होती है हैड. ठीक है. और इसकी थर्ड फॉर्म भी हैड है, फोर्थ फॉर्म इसी तरह हैविंग, और आई टू हैव ये इंफिनिटिव बन जाएगी. 6 फॉर्म्स है बिल्कुल उसी तरह ही. राइट. ओके. अब ये हमने फॉर्म्स पढ़ ली. अब इसका यूसेज हम देख लेते हैं. इसका यूसेज क्या है? एक तो ये यूज होगा, वन मेथड इट इज यूज फॉर पोजेशन. ठीक है. इट इज यूज फॉर पोजेशन. व्हेनेवर इट इज यूज फॉर पोजेशन यू नीड हैज और हैव प्लस अ नाउन. देयर इज नो एनी एक्शन आफ्टर has or have plus a noun, and that is the thing which is the property. Possession किसे कहते हैं? मल्कियत के लिए, प्रॉपर्टी के लिए. Just like you can say they have a book, I have a pencil, he has a pen. तो ये होगा प्रेजेंट के लिए. और इसे अगर हमने पास्ट का यूज करना है तो had प्लस नाउन आ जाएगा, और अगर फ्यूचर यूज करना है तो हमने will के बाद सिर्फ have यूज कर सकते हैं. will के बाद कभी भी has नहीं आता और कभी भी had नहीं आता, चाहे सब्जेक्ट हमारा ही क्यों ना हो. ठीक है. he will have भी होगा जब भी कोई भी मॉडल आ जाए. यहाँ पे हमने एक मॉडल लिखा है, अभी थोड़ी देर बाद हम इन मॉडल्स को पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा मॉडल इधर आ सकता है. कोई भी मॉडल इधर आ सकता है. ठीक है. वो जो मॉडल फ्यूचर की सेंस देगा वो हमने यूज कर लेना है. लेकिन उसके बाद हैव आएगा और फिर उसी तरह ही नाउन है. इसका ताल्लुक किसी भी एक्शन के साथ नहीं है. ठीक है. डायरेक्टली हमने पोजेशन बतानी है. दूसरा यूसेज इसका क्या है? सेकंड यूसेज इज दैट इज कंप्लीशन ऑफ एक्शन. वी यूज इट फॉर कंप्लीशन ऑफ एक्शन. कंप्लीशन ऑफ एक्शन के लिए हम क्या रूल फॉलो करते हैं? वी फॉलो द रूल फॉर द कंप्लीशन ऑफ एक्शन आफ्टर यूजिंग एनी वन ऑफ देम. जस्ट लाइक फॉर प्रेजेंट वी यूज हैज और हैव, तो हम हैज यूज कर सकते हैं. अगर पास्ट में कंप्लीशन ऑफ एक्शन यूज करना है तो हैड होगा. तो कंप्लीशन ऑफ एक्शन के लिए इनमें से जो भी अकॉर्डिंग टू द टाइम फॉर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, आप वही हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे. विल हैव और हैड और हैज हैव, तो आप उसके बाद मेन वर्ब की आप थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे. तो यहाँ पे हैज या हैव के बाद हम थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं. इधर हमने सिर्फ नाउन यूज किया था, तो इधर बजाते खुद ये मेन वर्ब था. और इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में हैज, हैव, हैड हो जाए, विल हैव हो जाए, ये क्या बनेंगे? ये हेल्पिंग वर्ब बनेंगे, क्योंकि मेन वर्ब ये वाला होगा जो थर्ड फॉर्म है. तो इसकी एग्जांपल क्या है? आई हैव अ बुक. लेकिन इसकी एग्जांपल है कोई एक्शन आएगा, तो जब हम कहेंगे ही हैड टेकन एग्जाम्स, तो उसमें पास्ट में ये कंप्लीट हुआ था काम. ही हैज टेकन एग्जाम, तो ये प्रेजेंट में कर लिया काम.
और जगह कहेंगे ही विल हैव तो फ्यूचर में काम कर चुका होगा, ये मीनिंग आएगा। तो इसका मतलब इसका कंप्लीशन ऑफ एक्शन है। तो ये जो हैज या हैव हम यूज करते हैं, फ्यूचर में जाके हमने हैव तो यूज करना है, लेकिन साथ एक मॉडल में इस्तेमाल होगा। तीसरा यूसेज इसका देख लें, थर्ड यूसेज क्या है इसका, वो होता है कंपल्शन ऑफ एक्शन। कंपल्शन ऑफ एक्शन, इसमें भी एक्शन मौजूद है लेकिन कंप्लीशन ऑफ एक्शन नहीं है, बल्कि हम कहते हैं ये एक्शन क्या है, ये एक मजबूरी है। कंपल्शन किसे कहते हैं, when we are helpless something we are bound to do it, forceful we are bound to do it। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, इन सब हेल्पिंग वर्ब्स के बाद, चाहे वो हैज हैव यूज कर रहे हैं या हैड पास्ट के लिए यूज कर रहे हैं, विल हैव फ्यूचर के लिए यूज कर रहे हैं, उसके बाद आपने टू प्लस बेस फॉर्म, इसका मतलब टू गो, आई हैव टू गो देयर। इसमें क्या है, आप कोई एक्शन के कंप्लीशन की बात नहीं कर रहे, बल्कि आप अपनी मजबूरी याद कर बता रहे हैं कि आई हैव टू गो देयर, मुझे उधर जाना पड़ता है। दैट इज कंपल्शन ऑन यू, right? There is duty on you. So here the compulsion of action means duty is imposed on you which you have to perform. अब टेंस चेंज हो गया, टेंस से मुराद है कि उसका फॉर्मूला चेंज हो गया, फॉर्मूला चेंज होगा तो मीनिंग आ जाएगा मुख्तलिफ। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे, जैसे कि हम आमतौर पे ग्रेजुएशन तक यही पढ़ते हैं कि जब भी हैज हैव आ जाए तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, यही करते हैं। लेकिन आपको पता है इसमें वैरायटी है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। कंपल्शन ऑफ एक्शन ऐसे डिस्क्राइब होता है, राइट। फिर अब एक ये था प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। दूसरा, अब इसको रेस कर दूं अगर आपकी नोट है, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए। सेकेंड हमारे पास बी है, ठीक है। अब बी का कल भी हमने वर्ब्स पढ़े थे, इज, एम, आर, उसकी सेकेंड फॉर्म वाज वर्ब, थर्ड फॉर्म बीइंग और फोर्थ फॉर्म बीइंग, और टू बी उसका इन्फिनिटिव हो जाएगा। अब इनका यूसेज क्या है, जब ये मेन वर्ब बनेगा उसका मतलब एग्जिस्ट होना, बिकम होना, अडॉप्ट अ पोजीशन, कोई भी पोजीशन अडॉप्ट कर लेना, ये इसका मतलब होता है। अडॉप्ट अ पोजीशन, टू एग्जिस्ट, ये इसकी सेंस। लेकिन जब ये हेल्पिंग वर्ब बनेगा तो फिर ये अकेला नहीं होगा, इसके बाद किसी दूसरे वर्ब ने आना है, तो अगर फिर ये मीनिंग भी नहीं रहेगा, मतलब या तो मीनिंग रहता है या इसके बाद कुछ सलूक हम करते हैं। वो सलूक क्या है, अगला वर्ब आएगा तो वो हम आईएनजी फॉर्म में यूज करते हैं, ये एक्टिव का रूल है, ठीक है। इनमें से जो भी वर्ब्स यूज हो जाए, बीन आ जाए, फिर भी हमने आईएनजी भी यूज करनी है। तो अब इसका यूसेजेस पढ़ लेते हैं। पहला यूसेज क्या है, इट इज यूज्ड, एक तो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका था कॉम्प्लीमेंट्री सेंस क्या थी। कॉम्प्लीमेंट्री सेंस में हम स्टेटस बताते हैं, क्वालिटी या पोजीशन बताते हैं, ठीक है। सो वी डिस्क्राइब वन यूसेज आइदर स्टेटस हम नाउन के जरिए बताएंगे, और क्वालिटी थ्रू एडजेक्टिव, और पोजीशन थ्रू प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन फ्रेज कह सकते हैं हम, ठीक है। और तीनों इकट्ठी भी बताई जा सकती है, जस्ट लाइक यू कैन से he is a competent doctor in district hospital। तो हम क्या बता रहे हैं, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, कॉम्पिटेंट है, he is a competent doctor, उसका एज स्टेटस है, इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ये उसकी पोजीशन है। तो तीनों को इकट्ठा भी कर दें, जो बताना है, so that's up to you, fine। so that is one of the examples, so it's one usage, ये इसका एक यूसेज है। वेल अब इसका सेकंड यूसेज हम देखते हैं, वो क्या है। सेकंड यूसेज ये प्रोसेस ऑफ एक्शन, और प्रोसेस ऑफ एक्शन का क्या फॉर्मूला होगा, इसमें एक्शन आ जाना है। हम इनमें से जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इज, एम, आर प्रेजेंट के लिए, वाज वर पास्ट के लिए, और फ्यूचर के लिए हम विल के बाद बी लगाएंगे, कोई भी मॉडल विल की जगह पे। और इसके बाद हमने क्या करना होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करनी होती है। Process of action is in the present, just like I am taking the class. Process of action in the past, they were running in the ground, and process of action in the future, I will be appearing in the exam, right? ये तो हो गया इसका दूसरा यूसेज बी, ठीक है। अब इसका तीसरा यूसेज देख लेते हैं, वो क्या है। The third usage is over here, that is used for
इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन। आप कहते हैं कोई काम मेरे लिए अहम है, ठीक है, कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन मैं अपनी मर्जी से इस काम को अहम समझता हूँ, तो कर भी नहीं रहा, बट आई जस्ट वांट टू से दैट आई एम टू गो टू द बैंक, तो मुझे बैंक जाना है, ये नहीं कि मुझे जाना पड़ता है, ये आपकी अपनी मर्जी, आपकी अपनी इख्तियार में है। नोबडी इज गिविंग यू अ ड्यूटी, नोबडी इज इम्पोजिंग यू। तो आपने क्या किया है इसमें? हाँ, आई हैव टू गो टू बैंक, इसका और इसमें डिफरेंस क्या होगा? उधर कोई दूसरे की फोर्समेंट है कि आपको बैंक ने इंस्ट्रक्शन दे दी है या आपके फादर ने आपको कह दिया कि लाजमी जाना है, एक ड्यूटी बन गई। लेकिन जब आप ये कहते हो आई एम टू गो टू द बैंक, इसका मतलब है कि ये आप अपनी मर्जी से करना चाहते हो, आप कहते हो ये बस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस सिर्फ यही है, उधर कंपल्शन है, कंपल्शन किसकी तरफ से होती है? आउटसाइड फोर्सेस। इधर आउटसाइड फोर्सेस नहीं होता, ये नहीं है। जस्ट लाइक आई से आई एम टू टीच एंड टीच एंड टीच, ये मैं अपनी एक चॉइस आपको दे रहा हूँ, एक काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट है मेरे लिए कि आई एम टू टीच, राइट। तो जब आप कहते हो आई हैव टू टीच, इसका मतलब है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इम्पोज कर दिया है कि मुझे उधर जाना है, मैं नहीं, एक तरह से उसमें नेगेशन या नेगेटिव फोर्स होती है जिसमें आपका अपनी मर्जी ना भी हो तो आपको करना पड़ता है वो काम। चलिए रिपीट कर ये वाला आप ये इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, आपको इजी हो जाएगा। आपने इज एम आर ये प्रेजेंट के लिए, उसके बाद टू प्लस बेस फॉर्म लगा लिया, ये भी फॉर्म नहीं होगी। या वॉज वर पास्ट के लिए, फॉर एग्जाम्पल आई से दैट आई वॉज टू अटेंड द गेस्ट, मुझे गेस्ट को अटेंड करना था, मेरे गेस्ट है, मेरी अपनी मर्जी और मैं चाहता भी था, देयर वाज माय चॉइस, नोबडी वाज इंपोजिंग मी। उसी तरह अगर हम पास्ट में अगर कंपल्शन आ जाएगी तो आई हैव टू अटेंड द गेस्ट, तो ये पास्ट में भी हम टू प्लस बेस फॉर्म यूज करेंगे। बेस से मुराद न्यूट्रल फॉर्म, जिसमें किसी चीज का इजाफा पानी होता ही भी चाहे आ जाए तो ही इज टू प्ले ही होगा, प्लेस वहां पे नहीं होगा, ठीक है। बेस फॉर्म इधर लग रही है तो बेस फॉर्म का इधर यूसेज है, राइट। तो फ्यूचर के लिए इसी तरह ही आप विल बी टू प्लस बेस फॉर्म। अमूमन फ्यूचर ये यूज कम होता है, लेकिन फर्स्ट टू तो कॉमनली आप इंग्लिश स्ट्रक्चर्स में देखोगे लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये उसका हो गया तीसरा यूसेज। अब इसमें एक और यूसेज भी है जिसको हम फोर्थ यूसेज कहेंगे कि हाउ इज एफ आर इज यूज्ड। आपको पता है कुछ हमारी कंडीशंस होती हैं, मतलब हमारे एक ह्यूमन कंडीशन है, एक हालत है, जैसे हम क्या यूज करते हैं, वरीड, टायर्ड, ठीक है, तो उसके लिए हमने इसको यूज करना होता है। जस्ट लाइक आप ये यूज करोगे। कंडीशन कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं? कंडीशन के लिए दो सिचुएशंस है। एक कंडीशन होती है किसी भी चीज की एक्टिव सेंस में, और एक होती है पैसिव सेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं आई एम टायर्ड, तो मेरी ये कंडीशन है, मैं बैठा हुआ हूं लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं थका हुआ हूं। एक थकना एक कंडीशन है, एक हालत है। तो बहुत सारी वर्ब्स हैं जो हमारी हालतों को डिस्क्राइब करते हैं, वो वहां पे थर्ड फॉर्म के तौर पे यूज होते हैं, लेकिन वो कोई एक्शंस नहीं होते। ये क्या है? हमारी एक कंडीशन है। द वर्ब थर्ड फॉर्म ही हम यूज कर रहे हैं, लेकिन दिस थर्ड फॉर्म इज डिस्क्राइबिंग आवर कंडीशन, ठीक है। क्या कंडीशन है हमारी? कि वी आर टायर्ड, वी आर वरीड, वी आर अनायड। नाराज होना एक कंडीशन है, अनायड थर्ड फॉर्म हम यूज कर रहे हैं। तो बहुत सारे वर्ब्स हैं जो हमारी कंडीशंस को शो करते हैं। टेरिफाइड, टेरिफाइड एक कंडीशन है। द चाइल्ड इज टेरिफाइड, ठीक है, तो वो टेरिफाइड है, वो उसकी एक हालत है, वो डरा हुआ है, ठीक है, हम ये यूज कर सकते हैं। तो ये आपने क्या यूज किया? इस एम आर के बाद वही थर्ड फॉर्म आप यूज कर रहे हैं। आई एम, ही इज, दे आर, यू वर, पास्ट में ही विल बी टेरिफाइड, ही विल बी टायर्ड। तो ये कंडीशन किस अंदाज में है? पैसिव अंदाज में है कि ये जो थका कौन रहा है ये नहीं है इस सेंटेंस में। जिस चीज ने थकाया है अगर वो बताना होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आई एम टायर्ड, लेकिन थकाने वाली क्या चीज है? हो सकता है हेक्टिक रूटीन,
या हो सकता है लॉन्ग ट्रैवल, लॉन्ग ड्राइव आप कह सकते हो, या हो सकता है कि लेंथी सेशंस, एकेडमिक सेशन, जो भी हो सकता है। तो आप उसको जब यूज करोगे आप कहते हो ट्रैवलिंग, TRAVELLING, ट्रैवलिंग इज टायरिंग। तो उसके लिए हम इस एमआर के बाद जो कंडीशन जो बताते हैं वो आईएनजी फॉर्म के जरिए बताते हैं। वो क्यों इन एक्टिव सेंस है कि ठिकाने वाला कौन है, ट्रैवलिंग, और जो थक जाता है वो कौन है, मैं हूं। तो हमें देखना है जब वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए लगेगा तो हम उसके लिए ईडी फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन सेंस यही है कि अगर हम उससे मुतासर होते हैं तो फिर वो ईडी थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म इज अ सेंस, जस्ट लाइक आप कहते हो कि द ट्रिप इज इंटरेस्टिंग। ट्रिप तो इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन हम क्या हैं, वी आर नॉट इंटरेस्टिंग इन ट्रिप, रादर वी आर इंटरेस्टेड इन ट्रिप। सो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस मूवी, मूवी इज इंटरेस्टिंग। तो जो इंटरेस्ट पैदा करेगी वो इंटरेस्टिंग है, और जिसमें इंटरेस्ट पैदा किया जा रहा है वो इंटरेस्टेड है, वी आर इंटरेस्टेड। यू कैन से आई एम इंटरेस्टेड इन इंग्लिश लेक्चर, ठीक है। सो आई एम इंटरेस्टेड इन इंग्लिश लेक्चर एंड द लेक्चर इज इंटरेस्टिंग। तो ये आपने सेंस को ज़हन में रखना है, कैसे ये कंडीशंस आईएनजी फॉर्म में यूज होगी और कैसे ये थर्ड फॉर्म में यूज होगी। लेकिन यूसेज वही है कि हमने इस एमआर को इस्तेमाल करके ये यूज किया है, इसलिए ना तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन है, रादर ये क्या है, कंडीशंस हमारी बताई जा रही है, और कंडीशन वेरी करती है इन द सेंस ऑफ एक्टिव और पैसिव। होपफुली दिस क्लियर। हाँ, लेकिन ये एडजेक्टिव्स के थ्रू हैं, ये एडजेक्टिव्स के थ्रू हैं, उनको हम ऑलरेडी टॉक करो। हैप्पी तो बेसिकली यहाँ पे क्वालिटी है ना, तो उसको जितने भी एडजेक्टिव्स हैं उनको हम क्वालिटी की सेंस में लेते हैं। जैसे आई एम हैप्पी, आई एम हंग्री, इस तरह मेरी जो हालत हम बता सकते हैं वो ये है। लेकिन वो एडजेक्टिव्स के लिए हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि स्टेटस नाउन के जरिए, क्वालिटी एडजेक्टिव्स के जरिए। हैप्पी, आई एम रेडी, ये भी एक मेरा एक फीचर है, हंग्री होना एक फीचर है, सही है। तो ये एक पर्टिकुलर क्यों इसे सेपरेटली मैंने डिस्क्राइब किया है कि एडजेक्टिव को नहीं हम इधर यूज कर रहे, हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म को यूज कर रहे हैं या आईएनजी को यूज कर रहे हैं, इसको इस वजह से उससे सेपरेट रखा है, ठीक है, राइट। तो ये हमारे 4 यूसेजेस हो गए। वेल, अब हम बात करेंगे थर्ड, इसको रेज कर दूं तो खुल जाएगा। Third primary helping verbs, as we know, do or does is the first form, and ये S और ES वाली फॉर्म है, तो ये भी S और ES वाली फॉर्म है। He, she, singular name, this is also he, she, singular name, has is also। अब मेरे ख्याल से आपको do, does और as है वो इसमें गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर आपको वही कॉन्सेप्ट पता है कि S और ES फॉर्म और बगैर एस और एस फॉर्म क्या होती है, जैसे राइट और राइट्स में डिफरेंस करते हैं, वही डिफरेंस डू और डज में है, वही डिफरेंस हैज और हैव में है, वही डिफरेंस इज और आर में, ठीक है, राइट। सेकंड फॉर्म इसकी डिड है, थर्ड फॉर्म डन है, और फोर्थ फॉर्म डूइंग है। तो ये है हमारे, और टू डू इसी तरह इंफिनिटिव हो जाएगा। तो इसको जल्दी से चल रहे हैं क्योंकि आपने इसकी ये बेसिक्स पढ़ी हुई कल, अब सिर्फ यूसेज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, राइट। तो एक यूसेज इसका क्या है, एक यूसेज तो इसका ये है कि टू डिस्क्राइब एज अ परफॉर्मेंस। जब ये परफॉर्मेंस के तौर पे यूज होगा तो यही इसका मतलब है, टू परफॉर्म। और जब ये हेल्पिंग वर्ब बनेगा तो इसके बाद कौन सा वर्ब आए, जब ये हेल्पिंग है तो फिर ये किसी और वर्ब को डिमांड करता है, तो और वर्ब इनके बाद क्या होगा, हमेशा बेस फॉर्म लगेगी। आफ्टर डू बेस फॉर्म, आफ्टर डज बेस फॉर्म, आफ्टर डिड बेस फॉर्म। इस चीज को नोट करें, अक्सर आप डिड यूज करके गलतियां करते हैं, अक्सर आप डज यूज करके गलतियां करते हैं, डू यूज करके गलतियां करते हैं। जब भी डू डज डिड इस्तेमाल हो गया उसके बाद आपने हमेशा हमेशा न्यूट्रल वर्ब यूज करना है, कभी भी ना एस वाली फॉर्म होगी, ना ईडी, ना आईएनजी, कोई और फॉर्म नहीं होगी। तो इसी तरह इस एम आर हो, वाज वर हो, बीन हो, इसके बाद अगर वर्ब लगता है फिर तो वो आईएनजी फॉर्म होगी। इनके बाद हैज हो, हैव हो, हैड हो, तो कौन सी फॉर्म होगी, हमेशा
थर्ड फॉर्म। अब आपने मेन वर्ब्स का और हेल्पिंग वर्ब्स का कॉम्बिनेशन भी आपस में देख लिया कि कौन सी फॉर्म किसके साथ अटैच हो रही है, ठीक है। तो इनके बाद आई डिड नॉट प्ले ही होगा, ही डिड नॉट प्ले ही होगा, प्लेड नहीं बनेगा, ठीक है। तो जब आप कहते हो आई वेंट टू अमेरिका, तो आई डिड नॉट गो टू अमेरिका, आई टुक रेस्ट आफ्टर द क्लास, आई डिड नॉट टेक रेस्ट आफ्टर द क्लास, ठीक है। तो ये हम डिड यूज करते हैं ऑफ कोर्स पास्ट में ही उसका नेगेटिव बनाने के लिए। डू डज प्रेजेंट के लिए होगा, लेकिन डज किसके लिए, एस और एस फॉर्म किसके लिए होती है, ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड अबाउट ही शी एंड सिंगुलर नेम, ही डज नॉट, आई डू नॉट, आई नहीं उसमें आता, शी डज नॉट, इट डज नॉट, अ स्टूडेंट डज नॉट, ठीक है। कोई भी सिंगुलर बन जाए तो उसके लिए हम डज नॉट यूज करेंगे, क्लियर, ओके। तो परफॉर्मेंस का मतलब तब बनेगा जब ये अकेला ही हो, इसके बाद कोई और वर्ब ना हो, ठीक है। आई डिड दिस टास्क, इट मीन्स आई परफॉर्म्ड दिस टास्क, ठीक है। तो जब हम कहेंगे ही डज एवरीथिंग प्रॉपर्ली, इट मीन्स ही परफॉर्म्स एवरीथिंग प्रॉपर्ली। सो ही डज अपना मीनिंग रखता है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, समझ आ गई। अच्छा, अब जब ये तो परफॉर्मेंस की एग्जांपल्स दे दी, आप नोट कर सकते हैं। सेकंड इसका यूसेज देख लें, एक और यूसेज इसका कि जब ये हेल्पिंग वर्ब बनता है, ठीक है, अगर तो ये नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव हेल्पिंग वर्ब, पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो, तो फिर ये स्ट्रेस का मीनिंग पैदा करता है। जैसे आप कहते हो कि आई प्ले, मैं खेलता हूं क्रिकेट, आई डू प्ले क्रिकेट, इसका मतलब है आप स्ट्रेस दे रहे हो कि मैं खेलता हूं, इसमें शक नहीं होना चाहिए, इट मींस श्योर, मीनिंग ऑफ स्ट्रेस, मीनिंग ऑफ श्योर, दैट्स देयर। लेकिन जब हम कहेंगे ही प्लेज क्रिकेट, लेकिन ही के लिए, श्योरिटी के लिए, तो आपको पता है कि क्या हम यूज करेंगे, ही डज, लेकिन प्लेस फिर नहीं होगा, तो प्ले ही होगा, क्योंकि क्या हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, डू डज डिड हो तो क्या लगना है, बेस फॉर्म लगना है। तो जब हम कहेंगे ही डज प्ले, अक्सर एक्शन तो प्ले ही है, डज तो कोई इधर एक्शन ही नहीं है, डज का मतलब तो सिर्फ उसे स्ट्रेस दिया जा रहा है, तो खेलता है, ठीक है। सो ही प्लेज, तो इसका क्या बनेगा, ही डज प्ले। तो रूल के मुताबिक हम प्लेस इधर यूजली कहेंगे, चाहे ही आ ही गया। तो अब आपको थोड़ा पता चल रहा है कि बेस फॉर्म की एक वैल्यू है, बेस फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म के साथ हम जजमेंट नहीं करेंगे। तो हर एक डू डज डिड, इन तीनों में से हर एक के साथ हमने बेस फॉर्म यूज कर दी है। तो जब हम कहेंगे शी रोट अ स्टोरी, एक सेंटेंस है, तो इसका स्ट्रेस देना होगा, तो क्या कहेंगे, शी डिड राइट, फिर उसी तरह सर चाय पी ले, शी डज, सॉरी डिड राइट a story. So this is the second usage of does or do in what, as a helping verb. हाँ, जब नेगेटिव होता है तो रूल तो वही है, चाहे डू आए, डज आए, तो हमने ईशी को ही मद्देनजर रखना है प्रेजेंट के लिए, और बेस फॉर्म का मद्देनजर रखना है, और पास्ट का नेगेटिव आएगा तो डिड के लिए ही डज होगा। तो जस्ट लाइक ही शी रोट अ स्टोरी, शी डिड नॉट राइट, वहाँ पे डू डज नहीं आ सकता। तो ये समझने पास्ट के लिए, ये प्रेजेंट के लिए, यही नाम हमने पढ़े थे, फर्स्ट फॉर्म इज फॉर प्रेजेंट, सेकंड इज फॉर पास्ट। सो डोंट मेक मिस्टेक्स, क्योंकि ये हमारी बेस है, फाउंडेशन है ग्रामर की। जब कॉम्पिटिटिव लेवल पे आप इसमें मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में मिस्टेक्स करते हैं, तो हम एक फॉरेन इंग्लिश टीचर के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि जिसको बेस ही नहीं क्लियर है, वो आगे क्या कॉन्सेप्ट दे, ठीक है। तो ये जितनी छोटी गलती होती है उतना बड़ा क्राइम बनता है कि आपसे ये तो नहीं थी, राइट। सो होपफुली इट इज क्लियर। सो दिस इज द थर्ड हेल्पिंग वर्ब व्हिच वी हैव डन। तो ये तीन ही हेल्पिंग वर्ब हैं जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी। प्राइमरी की अब डिटेल होगी, कोई कंफ्यूजन है तो पूछें, अदरवाइज वी शुड मूव टुवर्ड्स मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ओके।
मॉडल तो वही है जो हमेशा हेल्पिंग वर्ब बनेगा। आपने मेन वर्ब्स पढ़े कल, 4 फॉर्म्स पढ़ी, उसकी बेस, कहीं फ्यूचर का जिक्र आया। आज तीनों के तीनों हेल्पिंग वर्ब्स की काइंड जो प्राइमरी थे वो पढ़ लिए, कहीं फ्यूचर का जिक्र आया नहीं आया। तो ये जो मॉडल है ये बेसिकली फ्यूचर के लिए हम यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर फ्यूचर। Everything is in the present is a reality, just like there's a tea, cup of tea in my hand. So it's a reality, it's a fact. जो कुछ हो चुका है, आपने सुबह क्या नाश्ते में लिया था, that is also a fact. लेकिन जो फ्यूचर है, that is not reality. It is just in the air. वो happen होगा तो fact बनेगा। तो फ्यूचर के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ गैस होता है। देयर इज नो रियलिटी, दिस इज जस्ट गैस। एंड गैस कैन बी स्ट्रॉन्गर, इट कुड बी वीकर। एंड इफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गैस इज देयर, वी यूज द वर्ड मस्ट। Will, shall, can, may. And they are second forms. Will into would, shall into should, can into could, and may into might. Must की कोई second form नहीं होती. Must is only the one form. ये जो वर्ब्स हैं इनकी बस 2 फॉर्म्स ही होती हैं। बाकी जितने वर्ब्स पढ़े थे उनकी 6 हमने कैटेगरीज पढ़ी, चाहे वो दूसरे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हो मेन हो। So words get just 2 forms of them. And this form is called the first form, and first form name is, first form का नाम हमने क्या रखा हुआ है? Present। और इस फॉर्म का क्या नाम है? सेकेंड फॉर्म। तो सेकेंड फॉर्म को हम क्या कहेंगे? पास्ट। लेकिन डिस्क्राइब इसलिए हो रही है फ्यूचर। सो इन फैक्ट देयर इज नो एनी पर्टिकुलर वर्ब फॉर फ्यूचर इन इंग्लिश। वी हैव जस्ट द फर्स्ट फॉर्म व्हिच इज एक्चुअली प्रेजेंट वर्ब टू कन्वे द मीनिंग ऑफ फ्यूचर। वी हैव सेकंड फॉर्म व्हिच इज एक्चुअली पास्ट टू कन्वे द मीनिंग ऑफ फ्यूचर। एंड एक्चुअली एज आई टोल्ड यू देयर इज नो स्टैंडिंग ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर तो कहीं है नहीं, जब होगा तो फिर रियलिटी बनेगा। तो हम फ्यूचर के बारे में सिर्फ बात करते हैं। बात कब होके करते हैं? वी आर इन द प्रेजेंट। मैं अभी मौजूद हूँ आपके सामने, ये कह रहा हूँ कि कल हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट में रह के फ्यूचर की बात कर ली मैंने। सो वी टॉक अबाउट फ्यूचर फ्रॉम द प्रेजेंट सिनेरियो। मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ कि आई वॉज इन माई कॉलेज एंड माई कोलीग टोल्ड मी। मैं कॉलेज में था और मेरे कोलीग ने मुझसे कहा, क्या उन्होंने कहा कि वो लाइब्रेरी जाएंगे, 4 बजे वो लाइब्रेरी जाएंगे। कब की बात है? मैं कॉलेज में था, मेरे कॉलीग ने मुझे बताया। मैं अभी आपको सिर्फ और सिर्फ उस पास्ट के बारे में बता रहा हूँ जो एक इवेंट हुआ था, बताया उन्होंने था। क्या उन्होंने कहा था कि वो 4 बजे लाइब्रेरी जाएंगे? इसका मतलब है पास्ट में रह के फ्यूचर की बात है। सो व्हेन वी कोट सम फीचर फ्रॉम पास्ट रेफरेंस, तो जब हम प्रेजेंट रेफरेंस से फ्यूचर की बात करेंगे तो फर्स्ट मॉडल को यूज करेंगे, और जब हम पास्ट रेफरेंस से फ्यूचर की बात करेंगे तो हम सेकेंड मॉडल को यूज करेंगे। तो मैंने ये कहा कि मेरे कोलीग ने मुझे कहा, ही टोल्ड मी, क्या कहा था कि वो 4 बजे लाइब्रेरी जाएंगे। तो मैं ये नहीं कहूँगा ही विल गो टू लाइब्रेरी एट 4 o'clock, ही वुड गो टू लाइब्रेरी एट 4 o'clock। अभी मैं आपसे कहता हूँ कि कल हम एक्टिव पैसिव के ऊपर फोकस करेंगे। सो वी विल फोकस।
अभी से प्रेजेंट से रह के फ्यूचर की बात करते हैं तो हम इस चीज से। अब बाकी इनमें क्या डिफरेंस है, ये सारे ही प्रेजेंट के लिए यूज होंगे, बट इफ वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लान, तो चाहे आधे स्टूडेंट्स भी कहें ना कि नहीं सर पिछला लेसन दोहरा दें, लेकिन मैं आई मस्ट, उन्हें उनके ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि टीचर ने मस्ट कहा था तो उन्हें रिक्वेस्ट ही नहीं करनी चाहिए। So if our plan is very much stronger to do some action in the future, we use the word must. Okay, will और shall का सेम मतलब है और वो 90% चांसेस होते हैं। जहाँ तक shall का यूज है ये हम आमतौर पे ID के साथ करते हैं, और बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे बाकी प्रोनाउन सारे रह गए, जैसे ही, शी, यू, दे, इट, नाम जितने भी हैं उनके लिए हम विल यूज करेंगे, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट के लिए। अच्छा, अब आगे बताओ, ये जो रूल आपको बता रहा हूँ, इट इज ऑफ कोर्स इट्स अ रूल, इट इज स्टैंडर्ड एंड इट इज नाउ चेंजिंग इन फॉर्मल इनफॉर्मल फॉर्मेट। वो चेंज क्या है, पहले पूरा रूल सीख लें उसके बाद चेंज बता दें। पूरा रूल ये है कि अगर हम इसे उल्ट कर दें, उल्ट से क्या मुराद है कि आई, ये तो हो गए 90% चांसेस, ये भी 90% चांसेस। अगर उल्ट कर दें फिर विल को साथ आई भी यूज कर लें तो फिर मीनिंग 100% हो जाती है, और शैल ही शैल मीनिंग 100% हो जाती है। और ये ज्यादातर ऑफिशियल ऑर्डर्स में यूज होता है। जब प्रिंसिपल ने जब किसी को भी कॉल करना है वो क्या कहेगा कि फलां लेक्चरर है या फलां कोई भी सिक्योरिटी गार्ड भी है या जो भी है, तो उसका नाम लेगा, ही शैल रीच एट 9 o'clock इन माई ऑफिस। वो विल नहीं होगा यूज करना, क्योंकि उसमें वो ऑफिशियल ऑर्डर है, उसमें स्ट्रॉन्ग कमांड होगी। ये तो है रूल्स। हाँ, तो इसका मतलब है कि इसमें कोई इशू ही नहीं है कि जब आप आई विल कहो या आई शैल कहो, सिर्फ थोड़ी सी सेंस चेंज होती है। एक क्यों हो गया ये इनफॉर्म। दूसरा ये है कि ऑफिशियल ऑर्डर्स के लिए हम थोड़ा सा चेंज इसलिए लाते हैं ताकि सुनने वाले को पता हो कि चेंज किया है स्ट्रक्चर, तो इसमें कुछ वैल्यू है, कुछ इंपॉर्टेंस दी जा रही है। ठीक है, द गेट कीपर शैल रीच माई ऑफिस एट 9 o'clock टुमारो। तो शैल यूज किया गेट कीपर सिंगुलर के लिए, ये एक ऑफिशियल किस्म का एक ऑर्डर है। समझ आ गई आपको। इसी तरह जब ये पीपीएससी के एग्जाम्स आ रहे होते हैं तो लिखा होता है कैंडिडेट शैल सबमिट द फॉर्म बिफोर सर्टेन डेट। तो शैल में क्यों यूज किया होता है, क्योंकि एक तरह से ऑर्डर इशू किया जा रहा है, और रीडर के लिए भी थोड़ा चौंकाने के लिए, चुकन्ना करने के लिए कि हाँ थोड़ा डिफरेंस है, मुझे केयरफुल होना है, इस डेट से लेट नहीं हो। ये बात क्लियर होगी। तो ये था रूल। अब ओवरऑल हमारी लैंग्वेज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा रहा है। सिंप्लीफाई करते हुए शैल का यूसेज जितनी भी स्पोकन कन्वर्सेशंस हो रही हैं इनफॉर्मल यूज में होता ही नहीं है, हर जगह पे विल यूज किया जा रहा है, और ज्यादा सेंस या स्ट्रॉन्ग सेंस क्रिएट करने के लिए मस्ट को यूज कर रहे हैं, और सबके लिए विल यूज किया जा रहा है। ये है मॉडर्न लैंग्वेज। और ये जो इन्फ्लुएंस अब जो मॉडर्न बुक्स लिखी जा रही है उनमें भी देखा जा रहा है। तो मतलब जो वो इनफॉर्मेलिटी से यही रूल फॉर्मल बनता जा रहा है, समझने के बन गया होगा। ये पिछले 15-20 साल से ये शिफ्ट हुआ है। अच्छा, कैन में चांसेस और कम हो जाते हैं, और ये 70% है, मे में और चांसेस कम हो गए हैं। ठीक है, और यही इन्फ्लुएंस इधर आता रहता है कि अगर मेरे दोस्त ने जो लाइब्रेरी जाने की बात की थी और उसके जाने में वो ज़्यादा श्योर नहीं था, 50% चांसेस थे, तो उसने ये कहा था कि आई मे गो, लेकिन मैं अब आपको ये बता रहा हूँ कि ही टोल्ड दैट ही माइट गो टू द लाइब्रेरी। वही चांसेस हैं कि वो 50-50 जा सकते। तो ये यूज होगा, ये पास्ट के रेफरेंस से है और ये प्रेजेंट के रेफरेंस से। होपफुली नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर राइटिंग एनी पास्ट इंसिडेंट्स एनीवेयर, तो फ्रॉम दैट पास्ट यू नीड टू कोट अ फ्यूचर रेफरेंस ऑफ द टाइम, यूज दीज वर्ड्स। अच्छा, जहाँ तक शुड का था, क्योंकि शहर खत्म हो गया, शुड क्या है? शुड इज यूज फॉर एवरी टाइम।
जी यस, should is used for present, should is used for past, should is used for future. मैं अभी आपसे कह सकता हूँ कि you should bring extra pages tomorrow. तो एक सजेशन है कब के लिए, कमिंग टाइम के लिए, फ्यूचर के लिए. मैं अभी ही आपको इंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ टू डू समथिंग राइट नाउ, जस्ट लाइक यू शुड राइट अ सेंटेंस. तो आप समझ सकते हो. तो यू शुड कब के लिए, नॉट फॉर फ्यूचर, इट इज फॉर नाउ टाइम. तो ये पास में भी हो जाएगा. माई फ्रेंड सजेस्टेड मी, माई फ्रेंड टोल्ड मी, जो भी है, दैट आई शुड वेट फॉर हिम. तो आई शुड वेट फॉर हिम, मुझे उसका सजेशन जिस मर्जी टाइम में होगी शुड के जरिए होगी. अच्छा, एक अब आगे एक और सेंस आप देख लें. जब आप, एक होता है रिग्रेट. रिग्रेट किसे कहते हैं? पछताना. जो चीज इम्पॉसिबल हो वही उसी पे पछताते हैं ना. तो फॉर एग्जांपल आपने किसी की पार्टी पे जाना था, आप नहीं गए, लेकिन आप उस वक्त आपका दिल भी नहीं कर रहा था. शायद आप उसको फील करवाना चाह रहे हो कि मैं तुझे इम्पोर्टेंस नहीं देता, लेकिन उधर पता चले कि पार्टी में तो बड़े सारे फ्रेंड्स आए थे, अब आप पछता रहे हैं. तो आप क्या कहते हैं? आई मस्ट हैव गॉन टू द पार्टी. तो हम क्या यूज कर रहे हैं? मस्ट हैव के बाद थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं. मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म. और इसी तरह ही फॉर एग्जांपल स्टूडेंट से मैंने कहा है कि एक्सप्लोरिंग अ वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश बुक खरीद लें. तो मैं पूछता हूँ कितने स्टूडेंट ने खरीदी है, और मैं कुछ असाइनमेंट दे देता हूँ. स्टूडेंट कहता है कि मैंने तैयार ही नहीं किया, तो बुक नहीं खरीदी. तो मैं उसे कहूँगा यू शुड हैव बॉट द बुक, कि आपको किताब खरीद लेनी चाहिए. मस्ट में फोर्स ज़्यादा है, शुड में थोड़ी सी फोर्स कम है, लेकिन रूल वही है कि मस्ट की जगह पे आप शुड यूज कर सकते हैं, और उसके साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म यू विल यूज. तो क्या, तो ये शुड हैव की क्या सेंस होती है? पछताने की सेंस होती है. किसी को तजवीज़ देते हुए, अपने लिए, किसी के लिए आप मस्ट यूज कर सकते हैं विद मोर पावर. तो ये है हमारे मॉडल है. अब अच्छा, इसको रेज कर दो. वुड कुड में अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है. तो मैं यही यूसेज है. आप फ्यूचर आपके हाथ में है, आप कितने परसेंट चांसेस हैं उसको बयान करने के लिए. तो मस्ट में हम क्या होते हैं? श्योर होते हैं. तो इसके लिए सेंस लिख रहा हूँ, श्योरिटी. विल या शैल में हम प्रोबेबल. प्रोबेबल कहते हैं गालिब इम्कान. जब गालिब इम्कान हो कोई भी काम करने का, सो देयर इज प्रोबेबिलिटी. कैन में बस आप एबिलिटी शो करते हैं, इतने शो नहीं होते करने, बस इतना बता रहे थे करना पड़े तो करूंगा, कर सकता हूं, मतलब एबिलिटी. एंड मे, दैट इज पॉसिबिलिटी. राइट. तो ये यूसेज हो गया. फिर एक सेंटेंस है जिसको हम कहते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस. इंपैरेटिव का मतलब क्या होता है? नेसेसरी, कंपल्सरी. इंपैरेटिव सेंटेंस दैट इज कॉल्ड नेसेसरी. इसमें दो किस्म की सेंटेंसेस हैं. एक होता है ऑर्डर और एक होती है रिक्वेस्ट. ऑर्डर और रिक्वेस्ट. नेसेसरी से क्या मुराद है कि ये काम इंपॉर्टेंट हो गया, जरूरी हो गया. जैसे मैं कहता हूँ ओपन योर बुक्स, तो इसका मतलब है किताबें खोलना इंपॉर्टेंट हो गया, नेसेसरी हो गया. इसलिए वजह से हम इसे इंपैरेटिव सेंटेंस कहते हैं. इट्स एन ऑर्डर. ऑर्डर का यूज क्या है? ऑर्डर हमेशा, ऑर्डर के लिए सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही काफी होती है. गो, रन, ये पूरा सेंटेंस, ठीक है, बट इट्स इंपैरेटिव सेंटेंस. बाकी इसके बाद कोई चीज आपने यूज करनी है तो यूज कर सकते हैं, जैसे ओपन योर बुक्स, क्लोज द डोर. इट्स अ काइंड ऑफ ऑर्डर. अच्छा, इसका नेगेटिव डोंट से हमेशा बनता है कि ओपन योर बुक, डोंट ओपन योर बुक, ठीक है. तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. इसके बाद कोई एक्सटेंशन लगानी है ईओपी, तो आप लगा सकते हैं.
जैसे कल हमने एक्सटेंशन के बारे में पढ़ा था, वो जितनी भी मर्जी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस आइदर फर्स्ट फॉर्म और राइट, सो इट्स अ पॉजिटिव ऑर्डर एंड दैट इज द नेगेटिव ऑर्डर। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर। जब अब आ जाती है बात रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्ट के बहुत सारे लेवल्स हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट में एक होती है जनरल रिक्वेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। जब आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूज करने हैं ना, तो इन स्ट्रक्चर का हमें पता होगा कि फलां किस्म का सेंटेंस है, उसके मुताबिक हमने चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो ये ज़हन में रखेंगे ऑर्डर वाले सेंटेंस के लिए क्या होगा। अच्छा, रिक्वेस्ट एक होती है जनरल रिक्वेस्ट। जनरल रिक्वेस्ट में आप क्या करते हैं, इन्हीं दोनों स्ट्रक्चर्स के साथ आप प्लीज बस लगा देते हैं, ठीक है। आप प्लीज शुरू में यूज कर लें, लास्ट पे यूज कर लें। जैसे हम कहते हैं कि कम हियर, ऑर्डर है प्लीज कम हियर, तो ये रिक्वेस्ट बन जाएगी, तो एक जनरल रिक्वेस्ट। सो प्लीज प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। तो प्लीज आपने डोंट डिस्टर्ब मी, काइंड ऑफ पावर इन इट। Please, requesting tone है, so use the word please, and then don't, and first form plus EOP, extra information अगर नया characters। तो ये वही general request। अब आ रही है कुछ specific request according to person, person to person it varies। कौन request कर रहा है और किसके सामने कर रहा है, ये levels हैं, उसके मुताबिक हमारे words change होते हैं। Right, so we use the word would you, could you, and can you. Specific, specific question. According to person, we use it differently. अगर तो ऐसा पर्सन है जिसको आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सो एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट इज प्रेजेंट हियर। रिस्पेक्ट नहीं दी जाती अपने एल्डर्स को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, ठीक है, बॉस को, तो उनके सामने अगर रिक्वेस्ट करनी है तो would you please give me some money, you are requesting your father। please can be used here। अगर प्लीज आपने यूज नहीं भी करना फिर भी ये रिक्वेस्ट ही रहेगी। इधर प्लीज जरूरी है क्योंकि और कोई हमारे पास इंडिकेशन नहीं है। ये एक एक्स्ट्रा वर्ड है, ये ना भी हो फिर भी ये रिक्वेस्ट बनेगी। वुड यू गिव मी सम मनी प्लीज, वुड यू गिव मी सम मोर टाइम सर, तो दैट्स अ काइंड ऑफ रिक्वेस्ट। तो हम क्या करते हैं, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म वुड यू के बाद प्लीज आपने यूज करना है तो कर लें, और उसके बाद ईओपी जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप कर लें। अब आ जाती है रिक्वेस्ट स्ट्रेंजर्स के सामने। स्ट्रेंजर्स मतलब अननोन पर्सन है। रिस्पेक्ट और नहीं वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। प्लीज बेसिकली एडवर्ब है, ठीक है। डुअल या डुअलिटी उस वक्त आती है जब दो तरह की चीजें आए, क्या हम कहते हैं दो प्रोपोजिशन इकट्ठी ना आए, सही है, या दो वर्ब दो रूल अदा कर रहे हैं, या ईआर एडजेक्टिव का है और मोर भी लगा रहे हैं, वहां में हमें से कंट्रास्ट। ये प्लीज एडवर्ब है, ठीक है। तो इसलिए इसका कोई इस तरह का ग्रामेटिकली फ्लॉ नहीं है। वुड यू तो वर्ब तो आपने यूज किया यहाँ पे। अच्छा, ये भी इधर भी प्लीज जो है ये एक्स्ट्रा है, यूज कर सकते हैं नहीं भी कर सकते, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ईओपी। लेकिन ये किसके लिए है, स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स के आपने मार्केट से कुछ चीज खरीदी, आपके पास वो हैवी वेट है उसका, आपने डिपार्टमेंटल स्टोर से बाहर निकलना है, तो एक बंदा पास खड़ा है, वो भी कोई कस्टमर है, तो आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक स्ट्रेंजर है।
तो आप वुड नहीं कहेंगे, उससे कुड यूज करेंगे। कुड यू प्लीज ओपन द डोर। तो आपके पास दोनों हाथों में बैग्स हैं या हैवी है तो आप नहीं खोल पा रहे, सो दैट्स अ रिक्वेस्ट इन फ्रंट ऑफ स्ट्रेंजर्स। अच्छा, कैन यू की जो रिक्वेस्ट है ये होती है क्लोज रिलेशंस के लिए, दोस्तों से, बहन भाई से। तो ये कोई एबिलिटी वाले मीनिंग नहीं है, इसलिए अभी बता दिया है कि आपने मॉडल्स अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, तो आपके ज़हन में ये होना चाहिए वो तो मॉडल्स हमने किस सेंस में पढ़े थे, टॉकिंग अबाउट फ्यूचर फ्रॉम प्रेजेंट और टॉकिंग अबाउट फ्यूचर फ्रॉम पास्ट पॉइंट, पास्ट सिनेरियो। इधर ये पास्ट प्रेजेंट की बात ही नहीं है, इट्स अ टोटली न्यू सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड दैट इज कॉल्ड रिक्वेस्ट एंड हाउ रिक्वेस्ट इज पोस्ड। तो अगर हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने हैं तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये सेंटेंस लिखा हुआ है, वुड वाला लिखा हुआ है, कुड वाला लिखा हुआ है, कैन वाला लिखा हुआ है, या डायरेक्ट ऑर्डर है तो जेन्युइन रिक्वेस्ट है, उसके रूल्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे कैन टू के बाद भी आप प्लीज यूज कर सकते हैं, ना भी करें, दैट्स अप टू यू। एंड आफ्टरवर्ड्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म ईओपी। तो ये हमारे मॉडल्स का एक दूसरा तरीका है। वो मॉडल्स किसके लिए थे? टॉक अबाउट फ्यूचर हैपनिंग, सम एक्शंस, एंड दीज मॉडल्स आर यूज्ड फॉर रिक्वेस्ट। अच्छा, अब एक होती है परमिशन। हम परमिशन लेते हैं किसी से, तो परमिशन लेने के दो तरीके हैं, एक है कैन यू और दूसरा है मे यू। परमिशन में आप खुद होते हैं, यू कैन ईजी करके कैन आई, आप परमिशन ले रहे हैं, कैन यू पे तो वो रिक्वेस्ट चल रही है। तो परमिशन मैंने, परमिशन और रिक्वेस्ट में फर्क किया, परमिशन में काम आपने करना होता है और रिक्वेस्ट में आप दूसरे से काम करवाना चाहते हैं, इसीलिए वो पैराटिव है। तो जब आप कहोगे कैन आई, ये भी परमिशन है, मे आई परमिशन है, लेकिन यही है कि जब आप यू आर टेकिंग परमिशन फ्रॉम एल्डर्स फ्रॉम लो लेवल टू हाई लेवल, सो यू आस्क बाय मे आई। कोई भी मुझसे पूछता है कि मैं बैठा हुआ इधर, तो स्टूडेंट आके पूछेगा मे आई सिट बिसाइड यू, तो कहने सिट बिसाइड यू किससे कब यूज किया जाएगा? जब रिलेशन इक्वल बेसिस पे होगा, फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं, कहने सिट, और उसमें टोन ऑटोमेटिकली चेंज होती है। तो जो स्पोकन एक्सप्रेशन है जस्ट लाइक यस कहने से चाहिए, तो कहने से चाहिए है आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, उस तरह धीमा लहजा नहीं होता। तो ये इसके लिए यूज है, फाइन, होपफुली इट इज क्लियर। सो ये हमारे सारे अभी मॉडल, मोस्ट ऑफ द यूसेजेस आर टू any confusion you can ask. So may I हम यूज करते हैं कोई छोटे लेवल का परमिशन मांग रहा है किसी बड़े लेवल के आदमी से। बड़ा लेवल क्या है कि मैं अपने फादर से, मैं अपने टीचर से कोई परमिशन मांग रहा हूँ, ठीक है? तो मैं पूछता हूँ कि भैया यूज योर पेंसिल, तो ये समझने की परमिशन है। रिक्वेस्ट और परमिशन में फर्क यह है कि रिक्वेस्ट में काम दूसरे बंदे ने करना है, इसीलिए उन्हें इंपैरेटिव सेंटेंस बोला जाता है कि अदर पर्सन हैज टू वर्क, और परमिशन में आपने काम करना है कि मैं आई खुद से, ठीक है? और अगर आप ये परमिशन लेते हैं किसी इक्वल स्टेटस पर्सन से, अपने फ्रेंड से, बहन भाई से, क्लास फेलो से, कॉलीग से, तो कैन आई से यूज कर सकते हैं। इनफॉर्मल क्या है? फॉर्मल है, बहुत फॉर्मल है। प्रिंसिपल के ऑफिस में जाएं तो आपके पास पेज ही नहीं है एप्लीकेशन लिखने के लिए, तो आप कह देंगे मे आई यूज द पेज सर, तो आप स्पेसिफिकली ले रहे हैं उससे। Right, we are going to close here. Any other question in your mind you can ask me. ठीक है, so